नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील राठौर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था अवतल दर्पण के वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हमने निकाल चुके थे। आज हम उत्तल दर्पण में की फोकस दूरी व वक्रता, त्रिज्या में संबंध ज्ञात करते हैं। जैसा कि मैंने ऊपर प्रश्न बनाया है कि गोली दर्पण के अंतर्गत ही आता है उत्तल और अवतल दोनों। तो गोली दर्पण ब्रैकेट में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता, त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न हमारा है उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए। यह हमारा प्रश्न बनता है, अथवा या इसके अलावा इस टाइप का बनता है कि सिद्ध कीजिए उत्तल दर्पण में R बराबर 2f या f बराबर R/2। ये वाली कंडीशन बन सकती है। एक ये कंडीशन बनती है, ये इस टाइप का प्रश्न बन सकता है। क्वेश्चन इस टाइप का बन सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं और आने के इनके चांस ज्यादा रहते हैं कि उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए, अथवा सिद्ध कीजिए उत्तल दर्पण में सबसे अच्छी बात यह है अगर बोला गया है कि गोली दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध ज्ञात कीजिए, तो गोली दर्पण के अंदर जनरली क्या होता है कि गोली दर्पण के अंदर अवतल का आता है, उत्तल का आता है, दोनों तरह के दर्पण उसके अंतर्गत आते रहते हैं। तो उसमें हम किसी के बारे, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम आज उत्तल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आपके सामने इसका चित्र बनाने वाला हूँ, डायग्राम बनाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, उत्तल दर्पण है अर्थात उसका तल उठा हुआ होगा। तो इस तरीके से बनाते हैं हम, ये उठा हुआ तल है, ठीक है। इधर वाला जो ये रहेगा ये पॉलिश युक्त रहेगा, ये मैंने बनाया आपके सामने, पॉलिश युक्त है, ठीक। अब जो यहाँ पर सेंटर मध्य बिंदु रहेगा, ये मध्य बिंदु से इसका मुख्य अक्ष निकला हुआ है, ये मुख्य अक्ष है। जो XY है ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब जो मध्य बिंदु है ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष पर यहाँ पर हम वक्रता केंद्र मान लेते हैं। ये वाला बिंदु जो P वाला है इसको हम मान लेते हैं ध्रुव, होता ही है जनरली ये दर्पण के अंदर ये मुख्य बिंदु होते हैं। अब हम जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के ऊपर हम एक किरण AB आपतित करवाते हैं, एक प्रकाश किरण यहाँ से आपतित करवा रहे हैं। तो ये देखिए मैंने प्रकाश किरण AB यहाँ पर आपतित करवाई, इसका नाम इधर A है, तो इसको हम यहाँ पर B बोल सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ थोड़ा ऊपर, या अभी यहाँ से ये आपतित हुई और आपतित होने के बाद में यहाँ से ये परावर्तित हो गई, परावर्तित किरण है उसका नाम है M। ये आपतित हुई और ये यहाँ पर परावर्तित हो गई। AB आपतित किरण है और BM परावर्तित किरण है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको अगर इधर आपतित हो रही तो इस तरह का साइन बनाएंगे, परावर्तित हो रही तो इस तरह का हम यहाँ पर साइन बनाएंगे, ठीक। अभी मैंने एक उत्तल दर्पण का निर्माण करा, उत्तल दर्पण XY का करा, ठीक है। उसका ये वक्रता केंद्र C है, ये ध्रुव है P। फिर मैंने जो उत्तल दर्पण है उसके ऊपर एक किरण AB आपतित करवाई, अर्थात AB को उसके ऊपर डाला किरण को, वहां से यहां से टकराने के बाद में किरण BM दिशा में परावर्तित हो गई, ठीक है। इसके बाद में हम समझते हैं, ये मैंने पॉइंट लिख दिया। इसके बाद हम समझते हैं कि B को C से मिलाइए, और इधर वाली जो हम सिर्फ एक एज्यूम्शन करेंगे, एक माना गया है, इधर की आभासी रहेगी, वास्तविक नहीं रहेगी। वास्तविक जो रेखा है वो इधर रहेगी। तो जो आभासी चीज बनाते हैं उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। ये आभासी जो है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। B से C को मिलाइए तथा N तक बढ़ाइए, आगे तक बढ़ाना है इसको हम आगे तक इस तरीके से आगे तक बढ़ा रहे हैं। और जो आगे बढ़ाएंगे इसका नाम देंगे हम N, कैपिटल N। ये यहां से यहां तक अभिलंब का कार्य कर रही है। ये जो रेखा है यहां से यहां तक वो हमारा अभिलंब का कार्य कर रही है, ठीक है। अब जो ये रेखा है इससे हमें मुख्य फोकस भी निकालना है, तो ये हमने यहाँ पर मुख्य फोकस निकाल दिया।
एफ है हमारा मुख्य फोकस। यहां पर हमने मुख्य फोकस का निर्माण कर दिया। तो इस तरीके से ये डायग्राम हमारे सामने चलेगा। इधर इसका नाम लिख देता हूं मैं, उत्तल दर्पण, क्योंकि मैंने ऊपर इसलिए लिखा है नीचे कभी आपको दिखाई ना दे तो ऊपर आपको पता रहेगा कौन सा वाला दर्पण बनाया गया है। तो इसका नाम है उत्तल दर्पण। मैंने यहाँ पर उत्तल दर्पण लिख दिया, या इधर साइड में लिख देता हूं मैं, उत्तल दर्पण। ठीक है, ये उत्तल दर्पण है जो आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। उसकी बात करें अब परावर्तन के नियम से, हम इसमें समझ लेते हैं इसका व्यंजक कैसे स्थापित होगा। परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार, कि परावर्तन का नियम क्या बोलता है? परावर्तन का नियम बोलता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम एक ही बोलता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण यहाँ पर हम देख लेते हैं। आपतन कोण रहेगा ABN, ये आपतन है, इस पहले लिख देता हूं आपतन, आपतन एंगल ABN इक्वल परावर्तन एंगल NBM। देखिए मैंने जो यहाँ पे लिखा है आपको दिखाई, अगर इसको प्रॉब्लम है तो इसको फिर से मैं और भी नीचे कर देता हूं। यहाँ पे लिखा गया है, देखिए, परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार। ठीक, अब तो आपको क्लियर ये बात दिखाई देगी। इसमें परावर्तन के जो नियम है उसमें बताया कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये किरण यहाँ पर आपतित हो रही है और यहाँ से परावर्तित हो रही है। तो आपतन कोण कहाँ बन रहा है? ABN जो यहाँ पर बन रहा है, ये आपतन कोण हमारा I यहाँ पर बन रहा है। ये जो I है वो है हमारा आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या? ABN। और जहां पर जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को हम मध्य में लेते हैं। तो आपतन एंगल ABN इक्वल ABN, ये आपतन कोण बन रहा है यहाँ पर। एंगल परावर्तन एंगल NBM। देखिए NBM, और यहां पे बन रहा है परावर्तन कोण बन रहा है R, जो कि हमें पता है परावर्तन कोण का मान हम R ही बोलते हैं। तो R यहां पर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको समझा। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे हम 7 नंबर A। इसके बाद में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। इसके बाद में AB समांतर PC, AB जो रेखा है वो समांतर PC के हैं। देखिए AB रेखा PC समांतर कैसे, ये देखिए A से B भी ऐसे जा रही है और PC भी यही जा रही है। A से B और PC दोनों इसी रेखा में गमन कर रही है, अर्थात ये दोनों रेल की पटरियों के समान चल रही है, लेकिन आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने वाले नहीं। समांतर रेखा की मुख्य विशेषता ये होती है कि दोनों रेखाएं बराबर दिशा में और समान दिशा में चलती है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। इन्हें हम समांतर रेखा कहते हैं। तो AB समांतर PC, और ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन समांतर का साइन प्रदर्शित होता है। AB समांतर PC तथा AB समांतर PC को BC रेखा मिलाती है। AB समांतर PC को BC रेखा मिलाती है। तो इधर देख लीजिए, AB यहां से यहां गया और PC ये है, इनको B से C वाली मिला है, अर्थात AB ऐसा है और PC इस तरह का है, ये B और ये C, तो इनको BC रेखा मिला रही है, अर्थात AC वाली ये रेखा B से C वाली रेखा इन दोनों को क्या कर रही है? आपस में मिला रही है। ये दोनों रेखाएं अपने अपने छोर पर चली जा रही है, इनको यहाँ पर मिला रही है। तो फिर हम इसके आगे कह सकते हैं कि AB समांतर BC को BC रेखा मिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं जो अगला कोण बन रहा है। तो अगला कोण है ABN इक्वल एंगल BCP। ABN और BCP, तो इन दोनों को हमने बराबर क्यों बोला? इनको कुछ समानता है क्या, सिमिलरिटी, वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो एक बार देख लीजिए ABN, n थोड़ा मैं इसको स्पेशली लिख देता हूं n। ठीक है, तो देखिए AB और N, ABN यहां पे बन रहा है, जबकि
सी पी, इस तरीके से यहां पर बन रहा है। एबीएन का निर्माण यहां हो रहा है और बीसीपी का निर्माण यहां हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये दोनों आपस में है संगत कोण। इन दोनों का संबंध क्या है? संगत कोण। ये दोनों समान संगत तरीके से मतलब ए बी एन बी सी पी। देखिए ए बी एन और बी सी पी दोनों एक जैसे ही एक ही दिशा में बन रहे हैं, एक जैसे ही एक दिशा में बन रहे हैं, तो दोनों का हम कह सकते हैं कि दोनों का जो एंगल है वो बराबर होगा। ये हमारा बेसिक नॉलेज है जो मैथ्स का है, उसमें आप समझ सकते हो संगत कोण का नियम क्या होता है। अगर एक बार फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप उसको खोल के देख सकते हो। संगत कोण इस तरीके का बन रहा है, ए बी एन इसी दिशा में बन रहा है, सेम बन रहा है, बीसीपी उसी लाइन से बन रहा है, उसी अक्ष से बन रहा है, सेम बन रहा है, तो इन दोनों को हम आपस में संगत कोण कह सकते हो। संगत कोण का नियम होता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। ये जो समीकरण है उसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसके बाद में हम देखते हैं किंतु, लिखेंगे आगे किंतु। देखिए लेकिन किंतु परंतु ये जब शब्द आ जाता है तो नई बात बताते हैं। तो इसके अंदर बताया किंतु एंगल एन बी एम, एंगल एन बी एम इक्वल एंगल सी बी एफ, सी बी एफ। अब इसने बोला है किंतु एंगल एनबीएम इक्वल एंगल सीबीएम। तो अब इन दोनों को हमने बराबर बोला, क्यों बोला है इनका नियम देखते हैं। तो देखिए एन बी एम सी बी एफ ये दोनों जो कोण है ये है शीर्षाभिमुख कोण। कौन से है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इन दोनों कोणों का संबंध आपस में शीर्षाभिमुख कोण। देखिए शीर्षाभिमुख कोण कैसे बन रहे हैं, यहां पे बता देता हूं मैं आपको। इस तरीके से इन कोणों का निर्माण हो रहा है, इस तरीके से इन कोणों का निर्माण हो रहा है। तो एन बी एम और सी बी एफ इस तरीके से हम बता सकते हैं। एनबीएम और सीबीएफ ये दोनों एंगल इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, एन बी एम बना ऊपर, नीचे बना सी बी एफ। तो ये दोनों एंगल रहेंगे, ये दोनों एंगल क्या रहेंगे आपस में इक्वल रहेंगे। ये जितने का थीटा बनेगा इतने का ही ये बनेगा, ये 30 का तो ये भी 30 का, ये 40 का तो ये 40 का। ये शीर्षाभिमुख कोण के जो है ये नियम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। एक बार अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको कि मैंने यहाँ पर क्या करा है। सबसे पहले परावर्तन के नियमानुसार हमने परावर्तन का नियम क्या होता है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे ए बी एन इक्वल एन बी एम। ए बी एन, तो देखिए ए बी एन इक्वल एन बी एम, ये दोनों एंगल आपस में क्या है? बराबर है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। ठीक है, इसके बाद में ए बी समांतर पीसी, जो कि हमें दिख रहा है कि जो ए बी है वो पीसी के समांतर जा रही है, उसको बीसी रेखा मिला है, उसको बी से सी वाली रेखा आपस में मिला रही है। जो ए बी और पीसी समांतर जा रही है उसको बीसी रेखा आपस में जोड़ रही है, मिला रही है। ठीक है, उसके बाद में नीचे आ गए ए बी एन इक्वल बी सी पी, ए बी एन इक्वल बी सी पी, ये वाला। ये दोनों कोण आपस में क्या है? संगत कोण है। ये दोनों संगत मतलब समान तरीके से बन रहे हैं, तो इसलिए इनको भी हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 में हम देख सकते हैं कि एनबीएम इक्वल सीबीएफ। अब एनबीएम इक्वल सीबीएफ को हमने बराबर क्यों बोला, उसके लिए हम समझ लेते हैं कि इनको शीर्षाभिमुख कोण बोला गया है। अब शीर्षाभिमुख का कोण का अर्थ क्या है कि एनबीएम इक्वल सीबीएफ दोनों एक दूसरे के विपरीत लेकिन समान रूप से बन रहे हैं। दोनों एक दूसरे के विपरीत लेकिन समान रूप से बन रहे हैं, तो दोनों की जो वैल्यू होगी, जिनका मान होगा वो समान होंगे, तो हम एनबीएम इक्वल सीबीएफ को शीर्षाभिमुख कोण कह सकते हैं। इसको आप वीडियो रोककर आप इसको लिख भी सकते हैं, समझ सकते हैं इसको आराम से। और अगर आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, इसके आगे मैं समझाने वाला हूं, तो ये देख लीजिए। इसको मैं रब करूंगा, इसके बाद में अगला लिखने वाला हूं। तो अब देख लीजिए, मैंने लिखवाया समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से। तो ये तीनों समीकरण मैंने आपके सामने लिख दिए, जो हमने अभी तक डेरिवेशन के अंदर निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर एबीएन एंगल एबीएन, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि एबीएन
ये अगर पॉइंट समझ गए आप तो ये पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो इसको बड़ा ध्यान से समझना और आराम से समझने वाली। एबीएन के बराबर क्या है? एनबीएम, एंगल एनबीएम, ठीक है। फिर एबीएन, तो मैं डबल से एबीएन नहीं लिखने वाला हूं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास में लिखा हुआ है। इसके बराबर क्या है? बीसीपी, तो ये लिखेंगे एंगल बीसीपी, ठीक है। ये हमने दो बार लिख चुके हैं। अब देखिए एनबीएम एबीएन के बराबर है, बीसीबी भी एबीएन के बराबर है, दोनों को हमने तीनों को आपस में बराबर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एनबीएम, तो यहाँ भी एनबीएम, एनबीएम के बराबर क्या है? सीबीएम, तो जो एनबीएम है उतना ही सीबीएम होगा, तो हम इसको आगे इसके लिख सकते हैं एंगल सीबीएफ, एंगल सीबीएफ। ये चारों आपस में क्या है? बराबर है एंगल। फिर से बताता हूँ, एबीएन एबीएन, एबीएन के बराबर एनबीएम भी है, एबीएफ के बराबर बीसीपी भी है, ठीक है। तो मैंने यहां लिख दिया, क्या लिख दिया कि एबीएन बराबर एनबीएम और बीसीपी, ठीक। अब एनबीएम बराबर सीबीएफ भी, यहां देखिए एनबीएम बराबर सीबीएफ भी, तो एनबीएम बराबर सीबीएफ लिख दिया। हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके ये सीबीएफ। अब आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट अगर मैं उठा के देखो, ये दोनों आपस बराबर है, ये दोनों आपस बराबर है और ये इसके बराबर है, तो इन तीनों को हम एक लाइन में बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। और एबीएन के बराबर बीसीबी भी है, तो मैंने इसको लिख दिया। ये चारों एक समान हो गए आपस में। कहने का अर्थ है कि इन चारों कोण आपस में बराबर बराबर है, आपस में दो चारों कोण आपस में बराबर बराबर है। अब ये सब चीज हटा देते हैं अपन, डायरेक्ट मेरे को जिनकी जरूरत है उनको मैं लिख लेता हूं। ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था यहाँ पर एंगल सी डी एफ इक्वल एंगल बी सी पी। अब मेरे को इन दोनों की जरूरत है, मैंने दोनों लिख लिए, लेकिन समझा दिया आपको इस तरीके से बराबर बराबर हो गए। फिर लिखेंगे अतः त्रिभुज, ये वाला जो साइन रहता है ये जनरली त्रिभुज का रहता है। अतः त्रिभुज सी बी एफ में हम किसकी बात करें? त्रिभुज सी बी एफ की, ठीक है। इसमें हम बी एफ इक्वल एफ सी लिखेंगे, बी एफ इक्वल एफ सी लिखने वाले, इसको देने वाले समीकरण नंबर 4। चलो अब आ जाओ इस डायग्राम के ऊपर, देखते हैं कि सीबीएफ का सी, ये वाला सी पॉइंट, बी और एफ, सी बी एफ ये वाला हमने इस तरीके का हमारा सी बी और एफ ये वाला हमारा डायग्राम यहां पर हम इस त्रिभुज को यहां पे उठा के हमने रख दिया। अब सीबीएफ के अंदर क्या बोला गया? बी एफ इक्वल एफ सी, जो बी एफ है वो एफ सी के बराबर है। और ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये त्रिभुज है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो या दो भुजाएं आपस में बराबर हो। तो यहाँ पर बी एफ इक्वल एफ सी, ये दोनों आपस में बराबर बराबर है इस त्रिभुज के अंदर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये आपको दिखा है सी बी एफ, इस त्रिभुज के अंदर ये वाली और ये वाली जो भुजा है ये आपस में बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। आप इसके नीचे लिखेंगे दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है। दर्पण का जो द्वारक होता है वो बहुत ही क्या होता है, इसके अवधारणा में हम पहले समझ चुके हैं। अतः बिंदु बी, अतः जो बिंदु बी है ये वाला बिंदु है, इसकी बात करें। अतः बिंदु बी ध्रुव पी के अत्यंत निकट होगा, ठीक है। ये वाला है जो ये क्या होगा, इसके अत्यंत निकट होने वाला है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? बी एफ इक्वल पी एफ, बी एफ इक्वल पी एफ। अब देख लीजिए डायग्राम के अंदर कि ये वाला बिंदु अगर यहाँ रहे, ये कह रहा है कि ये जो द्वारक है बहुत ही छोटा है, इसको द्वारक बोला गया यहाँ से आता है, ये क्या है बहुत ही छोटा है। तो ये बी वाला पॉइंट डायग्राम के अंदर हमें यहाँ दिखाया है, लेकिन ये क्या बहुत ही पास में, इसको इसके पास में हम बोल सकते थे, दोनों पास पास है। तो देखिए जो बी एफ की दूरी है इतनी ही पी एफ की दूरी होगी। कहने का मतलब क्या करेंगे, बी पॉइंट भी यही आ जाएगा, मान लो ये बी पॉइंट भी लिख दिया, तो बी एफ पी एफ दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि एक ही पॉइंट पर एक ही दिशा पर है। तो हम बोल पाएंगे कि बी एफ इक्वल पी एफ। इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं। उसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 हम इसको बोल सकते हैं। अब समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, अब देखिए समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5 इन दोनों में कौन सी चीज सिमिलर है कि हम इसको कहां पर
रख सकते हैं। तो देखिए BF यहाँ पर भी, BF यहाँ पर भी, तो जो ये वाले BF की वैल्यू है, BF बराबर क्या बोल रहा है, PF, BF बराबर क्या बोल रहा है, PF, तो इसको उठाकर हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि FC बराबर PF, FC बराबर PF। देखिए BF बराबर FC और BF बराबर PF, तो जो FC तो है उसको ऐसे ही रहने देंगे, लेकिन जो ये BF है उसके लिए क्या रखेंगे हम, यहाँ से उठा के PF रख देंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको देख लीजिए। फिर से बताना चाहता हूं कि समीकरण नंबर 1, 2, 3, जब आप तीनों समीकरणों को देखोगे तो आपस में चारों क्या होंगे, बराबर बराबर एंगल होंगे। उसमें हमने दो एंगल की बात करी, दो एंगल ले लिए, फिर हमने त्रिभुज CBF ले लिया, CBF ले लिया, इसके अंदर हमने BF FC को निकाल लिया। ये जो यहां से यहां तक BF बना और FC बना है, इसको निकाल लिया हमने, BF और FC की बात कर ली इसकी। क्यों? क्योंकि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यहां से यहां तक की बात करें हम, ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं आपस में समान होती है। इसके बाद में दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होता है। दर्पण का ये एक अवधारणा है, बोली गई, जब गोली दर्पण अपन पढ़ते हैं तो उसमें अवधारणा के रूप में बोला गया कि दर्पण का जो द्वारक रहता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो अतः बिंदु B, जो बिंदु B है, ये ध्रुव की क्या होगी, अत्यंत ही पास होगी, अत्यंत ही निकट होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो BF है वो PM होगी, जो F से B की दूरी है वही F से P की दूरी होगी। ये हमें सिद्ध करना है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब समीकरण नंबर 4 और 5 है, तो 4 ये है, 5 है, ये BF बराबर FC है, ये BF बराबर PF है। ठीक है, तो FC तो ऐसे रहेगा, लेकिन जो ये BF है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, PF रखेंगे। तो एक बार इसको देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर मैं इसके आगे डायग्राम करता हूँ, लिखता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे वापस समीकरण 4 और 5 लिख दिए, इन दोनों को बराबर करके। अब जो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट है, वो है व्यंजक की रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्ष बोले तो LHS RHS, दोनों में हम PF जोड़ देंगे, तब FC प्लस PF इक्वल PF प्लस PF। ठीक है, FC प्लस PF। अब देखिए F से C की दूरी ये है और P से F की दूरी ये, इस दूरी की बात कर रहे हैं हम। ये दूरी को दो टुकड़ों में यहाँ पर बताया गया है कि क्या बोला गया है। तो अगर इनको आधे आधे हिस्से में बोला गया है तो पूरी दूरी क्या है, PC। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी P से C है, अभी कुल मिला के P से C है, मैंने इसमें कट कर दिया, यहाँ पर मैंने F लिख दिया। अब मैं दो हिस्से में लिख रहा हूँ, PF प्लस FC, इन दो की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, FC है ना। अगर मैं टोटल की बात करूं तो फिर से क्या आ जाएगा, PC, क्योंकि जो PC के बराबर है, मान लो यहां से यहां तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है। अब मैंने इसको लिख दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। जब 4 और 4 को मैं जोड़ूंगा, 4 और 4 को जोड़ूंगा तो 8 आ जाएगा, अर्थात यहां पर मैं PF और FC को जोड़ूंगा तो वापस मेरे को PC मिल जाएगा। उसी तरीके से यहां पर मैं आप ये वाली एक बार फिर से देख लीजिए, इसमें कंफ्यूजन ना हो कि FC इतनी दूरी है और PF इतनी दूरी है, लेकिन जब मैं टोटल दूरी की बात करूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ जाएगी मेरे पास में, PC। तो मैं यहां पे लिख दूंगा PC। अब PF, एक PF और एक PF, टोटल हो गए 2 PF, तो ये हो गए 2 PF। ठीक है, अब 2 मिनट के लिए हम समझ लेते हैं, ये है ध्रुव और ये है वक्रता केंद्र। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी होती है कैपिटल R, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ये जो कैपिटल R है ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल R है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए कि ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे स्मॉल f से दर्शाते हैं। इसको हम स्मॉल f से दर्शाते हैं। ये जो है हमारी, ये है फोकस दूरी। क्या है, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी को प्रदर्शित कर रही है, इसको मैं यहाँ डायरेक्ट बना देता हूँ, ये ऐसा, ये फोकस दूरी है। ये वाली जो है इतनी, ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। या इसको हम देखते हैं आगे।
किंतु देखिए फिर लिखिए किंतु पीसी बराबर कैपिटल आर, पीछे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, और पीएफ बराबर स्मॉल एफ फोकस दूरी, ये फोकस दूरी है, ठीक है। अब ये दोनों धनात्मक आएगी, ये क्या आएगी धनात्मक आएगी। इस तरीके से फिर से लिख देता हूं इसको किंतु, ठीक है। ये जो पीसी है, पीसी बराबर आर कैपिटल और पीएफ बराबर स्मॉल एफ, लेकिन क्या आएगी दोनों धनात्मक आएगी, दोनों धनात्मक आने वाली है। धनात्मक क्यों आएगी इधर देख लेते हैं अपन कि जो आपतित किरण की दिशा है वो इस तरफ की, आपतित किरण इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर आपतित किरण जा रही है, और जो P से C है और P से A है वो भी आपतित किरण की दिशा में नप रहा है। देखो P से अगर C तक की गिनूंगा मैं, P से C तक की जो दूरी को मैं नापूंगा तो ये देखिए इसी दिशा में है, आपतित किरण भी इधर ही है, P से C भी इधर ही है, मतलब दोनों एक दिशा में है, तो इसको हम प्लस बोलेंगे। और ये जो फोकस दूरी ये भी इसी दिशा में, तो इसको भी हम प्लस बोलेंगे, तो दोनों जो होगी वो प्लस में आएगी। अब जो यहाँ पे बोला गया है आपको सबसे बड़ा, तो इसको जो है हमारा पीसी वाला है इसको देते हैं हम समीकरण नंबर 6, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। एक बार इसको देख लीजिए फिर से। अपन क्या करा, दोनों पक्षों में अपन ने पीएफ जोड़ा है, ठीक है, दोनों पक्षों पीएफ जोड़ दिया, तो यहाँ एफसी प्लस पीएफ हो गया, यहाँ पीएफ प्लस पीएफ, ठीक है। अब एफसी प्लस पीएफ देखिए, एफसी प्लस पीएफ और टोटल की बात करेंगे तो पीसी, तो टोटल आ गया यहाँ से यहाँ तक पीसी पीएफ तो कितना हुआ 2pf, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब पीसी बराबर क्या है कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या, देखो पी से सी तक की दूरी को क्या बोला गया है कैपिटल आर वक्रता त्रिज्या, और पी से ए तक की दूरी को बोला गया है ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को बोला गया है फोकस दूरी, और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को बोला गया है वक्रता त्रिज्या, इन दोनों को। अब साथ में ये धनात्मक भी होगी, पॉजिटिव होगी, और धनात्मक होने का कारण क्या है कि ये आपतित किरण की दिशा में ही, जिधर आपतित किरण जा रही है उधर ही ये दूरियां भी हम नाप रहे हैं। जब आपतित किरण की दिशा में दूरियां नापते हैं तो धनात्मक आती है, तो उस तरीके से हमने लिख लिया। अब हम यह लिख सकते हैं कि समीकरण नंबर 6 में मान रखने पर, समीकरण नंबर 6 में मान रखने पर एक बार ये देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, मैं इसको रख पढ़ूंगा, इसके बाद में जो आगे का डायग्राम बनाने वाला जिस तरीके से बता रहा समीकरण नंबर 6, तो हमें समीकरण नंबर 6 क्या था, पीसी बराबर 2pf, और हमें पता है कि पीसी बराबर क्या है प्लस आर इक्वल टू, और पीएफ बराबर क्या है स्मॉल एफ, इसको भी हमने प्लस दिया। जब दोनों प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो ये आ जाएगा आर बराबर 2f, फर्स्ट डेरिवेशन तो ये है, या सेकंड हम लिख सकते हैं इस जब मेरे को एफ का मान निकालना रहेगा तो इस 2 को इसके अपन में भेज दूंगा, तो एफ इक्वल आर बाय 2, तो इस तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं। तो लिख सकते हैं अतः उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होगी, ठीक है। देखिए इधर जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होगी, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ये वाला हमारा जो व्यंजन था ये हमने प्राप्त करा। मैं सुनील राठौर विक्रम ऑनलाइन क्लासेस से हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आती हो या कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक यू। जय श्री महाकाल।